हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किन्हीं दो समानांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल, जहां से कैलकुलेट किया था अपन ने कि F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πd, और इसी से डेफिनेशन दिया था अपन ने स्टैंडर्ड एम्पियर का, कि स्टैंडर्ड एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है आपका F/L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। मतलब करंट का वो वैल्यू जिसके कारण किन्हीं दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो के ऊपर पर यूनिट लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो, तो उस करंट को 1 एम्पियर कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल आघूर्ण। यहाँ से बोल रहे हैं अपन फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा और फोर्स के बाद में उसके ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई होगा। तो यहाँ से बात कर रहे हैं अपन कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर बोले तो ये है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है। ये है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, जिसका डायरेक्शन बोल रहे हैं इस साइड में। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड करेंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल, ये मान के चल रहे हैं कि ये है आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अपन इस टाइप से भी रख सकते हैं। इस टाइप से अगर रखेंगे तो रेक्टेंगुलर कॉइल का वेक्टर एरिया सदिश क्षेत्रफल जो है वो आएगा आपका इस डायरेक्शन में। अगर इस कॉइल को इस तरीके से रखें तो वेक्टर एरिया आएगा आपका इस डायरेक्शन में, और अगर इस कॉइल को इस टाइप से रखें तो वेक्टर एरिया आएगा इस टाइप से। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो कॉइल है आपका इस तरीके से प्लेस्ड है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका वेक्टर एरिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ से मान के चल रहे हैं कि ये है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कॉइल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है आपका ये, इसको बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल P, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट क्या है आपका S है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आपका I, P से Q, Q से R, R से S और S से P डायरेक्शन के अंदर कैपिटल I करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से रखा है। इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में मान के चल रहे हैं, वेक्टर एरिया आपका इस साइड में है, तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल है आपका थीटा डिग्री। तो यहाँ से इस तरीके से बोल दो कि थीटा डिग्री, या फिर ये बोल दो आप लोग कि ये एंगल कितना है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि एंगल कितना है थीटा। अब इसके बाद में बात करें कि जैसे ही इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, तो इसका हर एक साइड जैसे PQ, QR, RS और SP, हर एक साइड एक करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव अगर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगता है आपका F = ILB sin थीटा। अगर बात करें कि इसके हर एक साइड के ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इसका साइड PQ और एक साइड है इसका RS। PQ और RS की अगर बात करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन 4 साइड PQ एंड RS। PQ और RS साइड के लिए अगर बात करें तो PQ और RS साइड के ऊपर फोर्स जो है वो आपका अप्लाई होगा F1 F2, एक दूसरे के इक्वल और मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट और कोलिनियर होंगे। जैसे बात कर रहे हैं कि ये आपका साइड है,
ये आपका साइड था इस तरीके से, ये साइड है इसका, ये PQ साइड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो दोनों के ऊपर, इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अगर अप्लाई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि PQ वायर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका वो है F1 वेक्टर, जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और अगर बात करें इस RS वायर के ऊपर, तो RS वायर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स होगा आपका F2 वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड। इस तरीके से कि इस साइड के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका F1 वेक्टर और इस साइड के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका F2 वेक्टर, और दोनों साइड के ऊपर फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट और कोलिनियर होंगे, मतलब कोलिनियर एक ही लाइन के ऊपर रहेंगे। अब आप लोग ध्यान रखना कि जब फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो, फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो और फोर्स यदि कोलिनियर हो, एक ही लाइन के ऊपर संरेखीय अगर हो, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहां से लिख रहे हैं अब हम F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड opposite in direction, opposite in direction, and both are कोलिनियर, दोनों संरेखीय है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स आएगा F1 और F2 वेक्टर का कितना 0। और जब रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 हो और दोनों के दोनों फोर्स कोलिनियर हो तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे सो टॉर्क नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के कारण टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब बात करें कि इसका साइड एक तो है आपका QR और एक साइड है इसका SP। QR और SP की अगर बात करेंगे तो ये है आपका कोई, करंट का डायरेक्शन इसमें इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो उसके लिए बात करें अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ से बोलेंगे कि ये तो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर 4 फिंगर, करंट की डायरेक्शन के अंदर मिडिल फिंगर, और अंगूठा किसको शो करेगा, थंब शो करेगा आपको मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, तो यहाँ से बोल रहे हैं कि इस QR के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, जिसको लिख रहे हैं अपन F3 वेक्टर। अगर बात करें इस साइड के लिए अगर बोलेंगे तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और बात करें कि मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर है आपका करंट की डायरेक्शन में, और अंगूठा शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स को, और मैग्नेटिक फोर्स इस SP वायर के ऊपर है आपका परपेंडिकुलर अपवर्ड, जिसको लिख रहे हैं अपन F4 वेक्टर। इस तरीके से फोर्स अप्लाई होगा, इस तरीके से कि इसके ऊपर तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर अपवर्ड, दोनों के दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, लेकिन कोलिनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साइड के ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पर और इस साइड के ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, दोनों अलग अलग लाइन के ऊपर है, तो कोलिनियर फोर्स नहीं होगा। यहाँ से बात करें आगे, यहाँ से बात कर रहे हैं अपन किसके लिए, 4 वायर QR एंड SP। वायर QR और SP के लिए अगर बात करेंगे तो फोर्स F3 वेक्टर एंड
F4 vector both are equal in magnitude and opposite in direction and both are not collinear, दोनों के दोनों कोलिनियर नहीं है। यहाँ से बोल रहे हैं कि F3 और F4 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसके कारण नेट फोर्स कितना आएगा, F नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स आएगा आपका 0। और रिजल्टेंट फोर्स यदि 0 हो और दोनों फोर्स यदि कोलिनियर ना हो तो टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा फोर्स इधर, इधर लग रहा ऊपर, तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर नॉट कोलिनियर, सो ड्यू टू F3 वेक्टर एंड F4 वेक्टर कोई स्टार्ट रोटेटिंग, कोयल रोटेट होना स्टार्ट अगर करेगी तो मीन्स टॉर्क प्रोड्यूस इन इट, इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क का वैल्यू अगर बोले, अब यहाँ से बोल सकते हैं कि किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स का तो वैल्यू 0 होता है। यहाँ से F1 और F2 के कारण भी फोर्स 0, F3 और F4 के कारण भी फोर्स 0, तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन F3 और F4 के कारण टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। F1 और F2 के कारण टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, F3 और F4 के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स, नेट फोर्स का वैल्यू 0, टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा उसकी बात करते हैं। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। यहां से लिखेंगे वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। जिन फोर्स के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से ये मान के चल रहे हैं, साइड में डायग्राम बोल देता हूँ, ये तो है आपका पी क्यू और ये एंगल जो है आपका इस साइड में बोल रहे हैं कि ये डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। ये एंगल जो है ये एंगल दिखा रहा है आपको कितना, थीटा। एंगल कितना मान रहे हैं अपन, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। ये बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका QT, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मान के चल रहे हैं कि इस PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू है आपका स्मॉल b, इसका लेंथ कितना है स्मॉल b, तो ये हो गया आपका स्मॉल b। बात कर रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस QT कितना आएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसको अगर इधर करेंगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस इनटू में साइन थीटा। परपेंडिकुलर है आपका QT और हाइपोटेनियस है स्मॉल b, और ये हो गया आपका साइन थीटा। QT की जगह पुट करेंगे b साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आएगा आपका फोर्स और इनटू में QT, और QT का वैल्यू कितना है b साइन थीटा है। अब बात करें कि इस F3 और F4 फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, तो उसके लिए अगर बात करें कि ये है आपका रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका साइड ये है, करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होगा और दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। और किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका F इज इक्वल टू ILB,
टोटल बात करें तो IL भी साइन थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बोल रहे हैं तो मैक्सिमम F इक्वल टू ILB आएगा। यहां से लिख के चल रहे हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड QR एंड SP इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। QR और SP साइड के ऊपर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फोर्स आएगा। वी नो दैट F इक्वल टू ILB, और कितना आएगा, मैक्सिमम रहेगा। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, मैक्सिमम रहेगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पर, तो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, 100 टॉर्क तो इक्वल टू फोर्स का वैल्यू है ILB, और इनटू में QT का वैल्यू है आपका स्मॉल b साइन थीटा। यहां से लिख रहे हैं अपन कि टो इक्वल टू कितना आ जाएगा I, और इनटू में कितना B, L और स्मॉल b को साथ में लिखेंगे तो L इंटू स्मॉल b को लिख लिया साथ में, और ये हो गया आपका साइन थीटा। यहां से लिख रहे हैं टो इक्वल टू IB L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई को लिखेंगे एरिया, तो ये एरिया और ये हो गया आपका साइन थीटा, ये फॉर्मूला आएगा। आप बोल रहे हैं कि यदि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो, यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कैपिटल N, सो टॉर्क इक्वल टू कितना आएगा, N को मल्टीप्लाई कर देंगे तो NIBA साइन थीटा, ये आएगा फॉर्मूला टॉर्क का, NIBA साइन थीटा। और आप लोगों को बताया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल M इक्वल टू NIA। यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू NIA होता है, और कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू NIA, तो इस NIA की जगह पुट कर सकते हैं कैपिटल M, तो ये आएगा आपका 100 टॉर्क इक्वल टू MB साइन थीटा, कितना आएगा MB साइन थीटा। या फिर इसको डिनोट करें किसके अंदर, या फिर इसको डिनोट करें वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इक्वल टू आएगा आपका M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब स्पेशल कंडीशन की अगर बात करें कि स्पेशल कंडीशन में, तो यहाँ पे लिख रहे हैं स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है आपका कि इफ थीटा का वैल्यू कितना हो, 0 डिग्री, मतलब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री। किस टाइप से हो कि वेक्टर एरिया, इस कॉइल को अगर इस टाइप से रखें तो वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0। इस टाइप से अगर रखेंगे तो यहाँ से बोलेंगे, इस टाइप से अगर लिखना है तो यहाँ से बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0। इसमें अगर पुट करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, 100 टॉर्क इक्वल टू टोटल 0। इस तरीके से अगर रखा होगा तो इस साइड के ऊपर फोर्स लगेगा, इस साइड के ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, जो कैंसिल आउट कर देंगे। फिर इसके बाद में इस साइड के ऊपर फोर्स जितना लगेगा उतना इस साइड के ऊपर लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रोटेट नहीं करेगा। अब यदि बात करें कि इफ सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं अपन, इफ थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री, मतलब कॉइल रखा आपका इस टाइप से, वेक्टर एरिया है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब इस कंडीशन के अंदर फोर्स यहाँ पर जितना अप्लाई होगा इधर, उतना ही इस साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन दोनों कोलिनियर ना होने के कारण यह रोटेट करना स्टार्ट करेगा, आपका इस टाइप से रोटेट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1, तो टॉर्क इक्वल टू कितना आएगा, 100 टॉर्क इक्वल टू M इंटू बी इंटू में साइन थीटा की जगह 1, ये आएगा आपका टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। इस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है कि किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
कितना फोर्स अप्लाई होता है, तो बात की थी कि नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, लेकिन टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा आपका टो इज इक्वल टू NI/BA sin थीटा, या फिर टॉर्क टो इज इक्वल टू NB sin थीटा। स्पेशल कंडीशन में बोल रहे हैं कि इफ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, मतलब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो 0 डिग्री, तो कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर हो तो उस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर आपको गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 7.13, और इस एग्जाम्पल में बोल रहा आपको कि डायग्राम के अकॉर्डिंग वायर 1 और वायर 2 के कारण पॉइंट P, Q और R के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा और उसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा। डायग्राम गिवन है कि ये है आपका डायग्राम, जिसके अंदर ये है वायर आपका, वायर फर्स्ट, इस वायर के अंदर करंट फ्लो है आपका 20 एम्पियर। एक और वायर गिवन है आपको ये, इस वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और 30 एम्पियर। वायर नंबर 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर अगर है तो इसको लिखेंगे 2 × 10⁻² मीटर। फिर इसके बाद में एक पॉइंट गिवन है आपको, पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस इस वायर के साथ में कितना है 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है आपको गिवन Q, और इस Q का डिस्टेंस भी कितना है 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट आपको R गिवन है यहाँ पर, और इस R का डिस्टेंस वायर 2 से कितना है 10 सेंटीमीटर। आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस P, Q और R पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो अगर बात करें कि इस पॉइंट P के लिए, यहाँ पे बोल रहे हैं अपन फॉर पॉइंट P, पॉइंट P के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले बोलेंगे कि वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर, वायर के कारण कितना होता है B = μ0I/2πd। ये फॉर्मूला होता है आपका करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B = μ0I/2πd। इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट कैलकुलेशन करना है अपन को। तो पॉइंट P की अगर बात करें तो पॉइंट P पर वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। पहले तो इसकी बात करेंगे, 1 के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, फिर बाद में 2 के कारण P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना, और फिर बाद में उन दोनों का रिजल्टेंट। तो यहां से लिखेंगे फॉर पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट वायर के कारण की अगर बात करें तो फर्स्ट वायर के लिए फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं B1 या फिर BP1। अब इसके बाद में बात करें कि μ0 का μ0 आ गया आपका, वायर फर्स्ट में करंट कितना फ्लो है 20 एम्पियर, तो ये 20 अपॉन में कितना है 2π, तो ये 2π, और इनटू में D की बात करें तो इस वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 10 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को चेंज कर दिया किसमें 10 × 10⁻² मीटर में। वायर फर्स्ट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है आपका ये। फिर इसके बाद में अगर वायर 2 के कारण की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 के कारण अगर बोलेंगे तो इसको डिनोट कर रहे हैं BP2 से। μ0 का μ0, वायर 2 में करंट कितना है आपका 30 एम्पियर अपॉन में 2π, और वायर 2 से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, तो ये है आपका टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और इनटू में कितना 10 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर की बजाय आप लोग इसको करना 20 सेंटीमीटर, इसको करना आप लोग 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻² मीटर। 20 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, तो वायर 2 के कारण टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 30 × 10⁻²।
अब पॉइंट P के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट एंड ड्यू टू वायर सेकंड की बात करें तो वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर। यदि दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को प्लस करेंगे, और यदि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे। बात कर रहे हैं कि पॉइंट इस वायर फर्स्ट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वायर 2 के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, वायर फर्स्ट की बात करें तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो थंब की डायरेक्शन में करंट को कर लिया और मुड़ी हुई अंगुलियां डिनोट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। P की बात कर रहे हैं तो P के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रहा है अपवर्ड, P के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा आपका अपवर्ड, लंबवत बाहर की ओर। फिर इसके बाद में बात करें कि वायर 2 के कारण P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो 2 के कारण थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में करेंगे तो ये थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, इस साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रहा है और इस साइड में बाहर निकल रहा है, तो इस साइड के ऊपर यहाँ पर क्या आएगा आपका वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, यहाँ पे लिख रहे हैं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड अगर है तो इसका मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट एंड सेकंड एट पॉइंट P इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ वायर्स। यहाँ पे लिख रहे हैं सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपका BP इज इक्वल टू BP1 माइनस में BP2, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ से BP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BP1 की बात करें तो वैल्यू है आपका म्यू नॉट इंटू में 20 अपॉन में 2 पाई और इंटू में 10 इंटू 10 टू द पावर -2, माइनस BP2 का वैल्यू है आपका म्यू नॉट इंटू में 30 अपॉन में कितना 2 पाई इंटू में 30 इंटू 10 टू द पावर -2, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 इंटू में ये हो गया आपका 20 कैंसिल आउट, यहाँ से 30 से ये 30 कैंसिल आउट, बच गया कितना, इसको लिखेंगे ऊपर और इसको भी लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे बच गया BP इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में पाई, ये पाई और इंटू में कितना 100, ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा, माइनस ये बच गया आपका म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई और इंटू में कितना 100। म्यू नॉट का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन में पाई का पाई है, इंटू में कितना बच गया आपका 100 और माइनस में म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और अपॉन में कितना है 2 पाई इंटू में कितना है 100। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट, पाई से ये पाई कैंसिल आउट, ये बच गया आपका 2, यहाँ से आएगा BP इज इक्वल टू 400 और इंटू में 10 टू द पावर -7 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 10 टू द पावर -7, फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे तो BP इज इक्वल टू आएगा 400 माइनस 200 और कॉमन आ गया 10 टू द पावर -7, कैलकुलेट करेंगे तो BP इज इक्वल टू आएगा आपका 200 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। इस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है, सेम इसी प्रोसीजर से करना है अपन को पॉइंट Q के ऊपर वायर फर्स्ट और वायर सेकंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। पॉइंट Q की अगर बात करेंगे तो वायर फर्स्ट के कारण इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, वायर 2 के कारण भी डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। हम बोल रहे हैं कि R के लिए अगर बोलेंगे तो वायर फर्स्ट से R का डिस्टेंस कितना है आपका 20 प्लस में 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, वायर 2 के कारण कितना है 10 सेंटीमीटर। डायरेक्शन अगर चेक करेंगे तो डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा, पॉइंट Q के ऊपर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस करेंगे, R के ऊपर एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा तो एक दूसरे को माइनस करेंगे, जैसे इस पॉइंट P के ऊपर किया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 7.14
और इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि 10 मीटर लेंथ के एक कंडक्टिंग वायर में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यदि यह तार 5.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो जो तार से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की एकांक लंबाई पर बल का मान कितना होगा। आपको डाटा गिवन है, यहाँ से डाटा गिवन है कि लेंथ कितना है 10 मीटर, करंट का वैल्यू कितना है I = 1 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है आपको 5.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और थीटा का वैल्यू कितना गिवन है आपको, थीटा का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना गिवन है आपको 30 डिग्री। यहाँ पे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू गिवन आपको 5.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब क्या करना है उनको, अब करना है कि इसके एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, तो F/L। यूनिट लेंथ के ऊपर एकांक लंबाई पर फोर्स F/L का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से लिखेंगे कि वायर की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट वायर के ऊपर फोर्स का वैल्यू कितना, फोर्स इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। फाइंड करना है अपन को F/L, तो यहाँ से आएगा 100 F/L इक्वल टू ILB साइन थीटा अपॉन में कितना L, L से L कैंसिल आउट होएगा, बचेगा कितना आपका I इंटू B साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, I का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू कितना है 5.5 इंटू 10⁻⁻4, और साइन थीटा का वैल्यू है आपको 30 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में साइन 30 का वैल्यू होता है 1.2। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका, वैल्यू आएगा यहाँ पर आपको ये गिवन है एम्पियर, 10 एम्पियर गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे ये 10 और ये आएगा आपका 2 इंटू में ये रहेगा आपका 10। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 5। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आंसर आएगा आपका, इसको कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे तो ये आपका आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।